हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube वीडियो चैनल गार्गी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 12 के इतिहास विषय का एक टॉपिक जिसका नाम आपने छोटी कक्षाओं से लेकर और मैं कहूँगा उच्च स्तर तक सभी पाठ्य पुस्तकों में इसका अध्ययन आपने किया होगा, जिसका नाम रहेगा हमारे पास 1857 की क्रांति। देखिए, क्रांति शब्द जो है ये अचानक से उत्पन्न हुई कोई घटना नहीं होती है। क्रांति तब उत्पन्न होती है जब अन्यायपूर्ण व्यवस्था जो है उसका एक लंबा इतिहास चल पड़ता है और उस व्यवस्था से निपटने के लिए या उस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जब एक जन समूह बड़े स्तर पर एक आंदोलन करता है तो उसको हम क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो ये जो 1857 की क्रांति जो थी ये अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध उत्पन्न हुआ एक विद्रोह था एक तरीके से, जो कि लगभग 100 वर्षों के इतिहास से हम बात करें तो इससे पहले अगर हम जाएं तो 1757 में हम जानते हैं बंगाल के अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज जो थे उनको विजय मिलती है और एक तरीके से बंगाल की जो शासन व्यवस्था जो थी उसके ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और इसकी भरपाई जो है एक तरीके से मैं कहूँ अंतिम विजेता के रूप में अंग्रेजों को जिन्होंने बनाया वो युद्ध था बंगाल में लड़ा गया 1764 का बक्सर का युद्ध। तो इन दो युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी और अब 1757 से लेकर 1857 के बीच के जो 100 वर्ष जो थे, इन 100 वर्षों के दौरान अंग्रेजों ने हर स्तर पर इस प्रकार की नीतियां अपनाई जिसका उद्देश्य केवल एक ही था कि उपनिवेशवाद या साम्राज्यवादी व्यवस्था को अधिक से अधिक कैसे बढ़ाया जाए और अंग्रेज व्यवस्था जो थी, इंग्लैंड जो देश था, ब्रिटेन जो देश था, उसको अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार से पहुंचाया जाए। तो लाभ पहुंचाने की इसी नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में जो भी व्यवस्थाएं लागू की वो सिर्फ अपने फायदे और अपने लाभ के लिए लागू की। इसका विरोध जो है वो धीरे धीरे करके भारतीयों के मन में बढ़ता चला गया और 1857 का वो सन जब वो विरोध जो था वो इतना बड़ा रूप ले चुका था कि सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया एक छोटा सा विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में एक बड़े विद्रोह के रूप में बदलता है। तो हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू जरूर हुई थी, लेकिन ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इसके पीछे बहुत सारे इस प्रकार के कारक कार्य कर रहे थे जिनकी वजह से मैं कहूं तो एक बारूद का एक बड़ा ढेर जो है वो निर्मित हो चुका था और उसमें एक चिंगारी लगाने का कार्य जो है, एक अग्नि शिखा लगाने का कार्य जो है वो सैनिकों के विद्रोह ने किया। और ये विद्रोह इतने बड़े स्तर पर फैला कि पूरी अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो थी उसको अंत में परिवर्तित करना पड़ा, जिसकी हम बात करेंगे 1858 के अधिनियम के अंतर्गत। तो पहले हम मुख्य कारणों की उन कारणों के बारे में डिस्कस करते हैं जो 1757 से लेकर 1857 के 100 वर्षों के दौरान अंग्रेजों ने जो अपने नीतिगत प्रक्रियाएं अपनाई या नीतिगत जो इन्होंने स्टेप्स लिए वो किस प्रकार से भारतीयों को आहत करने वाले थे। तो इसमें हम 1857 की क्रांति के कारण टॉपिक जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर देखेंगे तो मैं आपकी सुविधा के लिए कारण जो है इनको दो अलग अलग भागों के अंदर विभाजित कर लेता हूं। पहले मैं कारण जो लिख देता हूं वास्तविक कारणों के रूप में जो एक्चुअल में थे, जो 100 सालों के दौरान घटित हुए थे, और दूसरा मैं इसको वर्णित कर देता हूं तात्कालिक कारण के रूप में। तो 1857 की क्रांति के कारण जो है या उसके घटित होने के पीछे जो कारण थे उनको दो भागों में विभाजित किया है, वास्तविक कारण और तात्कालिक कारण। वास्तविक कारणों में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों की और उसकी वजह से भारतीयों के मन में किस प्रकार से आक्रोश भरा या विरोध भरा उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी, अंग्रेजों का महत्वपूर्ण लक्ष्य जो था अपने देश को फायदा पहुंचाना था ब्रिटेन को, तो अंग्रेजों के द्वारा जो भी आर्थिक नीतियां लागू की गई थी वो सारी भारतीयों के विरुद्ध थी, जो कि केवल और केवल किसका फायदा करने वाली थी, ब्रिटेन देश का फायदा करने वाली थी। तो इन आर्थिक नीतियों की वजह से भी भारतीयों के मन में एक बड़ा विद्रोह जो है वो पैदा हो चुका था, इसकी बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था जो थी भारत की उसमें कई सारे परिवर्तन किए गए, कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन किए गए और कुछ धर्म के आधार पर भी व्यवस्थाएं जो थी वो इस प्रकार की लागू की गई जिससे भारतीय जो है वो एकजुट ना हो सके, अलग अलग रहे, उनमें फूट की भावना पैदा होती रहे। और इसके बाद में हम देखेंगे तो कुछ एक सैनिक कारण भी रहेंगे जिनकी वजह से सैनिकों के अंदर भी इस क्रांति को लेकर या इस व्यवस्था को लेकर विद्रोह की भावना थी। और इसी सैनिक
कारणों के अंदर से एक कारण जो है वो तात्कालिक कारण के रूप में पैदा होता है और उसको हम नाम देंगे आगे कि 1857 की तात्कालिक 1857 की क्रांति के उत्पन्न होने का तात्कालिक कारण जो था वो सैनिकों का ही एक तरीके से विद्रोह था, ठीक है, या सैनिकों का ही एक तरीके से असंतोष था। तो हम अब एक एक करके इन सब कारकों के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों की किस प्रकार की थी, जिनकी वजह से कौन कौन से वर्ग जो थे भारत के वो इससे प्रभावित हो रहे थे और उन्होंने किस प्रकार से इस क्रांति में भारतीयों का या सैनिकों का साथ दिया। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में। देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में जब हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तार देने वाली कुछ साम्राज्यवादी नीतियां अपनाई गई और उन साम्राज्यवादी नीतियों में दो महत्वपूर्ण नीतियां यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। एक तो हम बोलते हैं सहायक संधि की नीति और एक मैं बोलूंगा व्यक्तिगत का सिद्धांत या व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में, ठीक है, थ्योरी ऑफ लैब्स के रूप में। एक है हमारे पास सहायक संधि के रूप में और दूसरी है हमारे पास व्यक्तिगत सिद्धांत के रूप में। तो सहायक संधि की जो नीति है या ये व्यवस्था जो है ये लेकर आने वाला जो गवर्नर जनरल जो है वो है हमारे पास वेलेंजली के नाम से, जिसने सहायक संधि के अंतर्गत देशी रियासतें जो थी उस समय की उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा अपने ऊपर लेकर और उनकी पूरी व्यवस्था जो है बदले में अपने अंडर ले ली थी। तो इसको हम सहायक संधि की नीति बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके सुरक्षा के नाम पर, सुरक्षा देने के नाम पर छोटी जो देशी रियासतें जो थी उनको एक तरीके से साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना प्रारंभ कर दिया था और इसी नीति को विस्तार देने का कार्य फिर करता है लॉर्ड डलहौजी और उसकी जो नीति थी उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत। और इस व्यक्तिगत सिद्धांत का सबसे बड़ा जो फैक्टर था जिससे सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने अपना, वो था गोद निषेध की प्रथा। और इस प्रथा के अंतर्गत भारत के बहुत सारे राज्य जो थे, बड़े राज्य जो थे, वो अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिए थे, जिनमें अगर हम देखें तो झांसी, नागपुर, ठीक है, सतारा, बघार, ठीक है, ये कई सारे नाम हैं जो कि इसी नीति के अंतर्गत। और एक इसका तरीका जो था वो था कुशासन व्यवस्था। अगर कहीं शासन व्यवस्था सही नहीं चल रही है तो उस पर कुशासन का आरोप लगाकर और उसको अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना दिया जाए। तो इस नीति के अंतर्गत अवध जो उस समय उत्तर भारत का सबसे समृद्ध रियासत थी एक तरीके से, उसका भी विलय जो है वो अंग्रेजों ने डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में इसको मिला लिया। तो सबसे पहला कारण जो राजनीतिक कारण जिसने देशी रियासतों के मन में एक भय पैदा कर दिया कि धीरे धीरे करके जितनी भी रियासतें हैं वो सब अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला ली जाएगी। तो इसमें दो महत्वपूर्ण संधियों ने या दो महत्वपूर्ण नीतियों ने ज्यादा अहम भूमिका निभाई, जिसमें एक थी वेलेंजली की सहायक संधि की नीति और दूसरी थी हमारे पास डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया वो साम्राज्यवादी नीतियों ने देशी रियासतों को किया। दूसरी बात देखिए आप, दूसरी बात देखिए, उस समय मुगल बादशाह के रूप में जो व्यक्ति 1857 की क्रांति के समय नियुक्त था वो था बहादुर शाह द्वितीय के नाम से, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से। तो देखिए मुस्लिमों के साथ भी अंग्रेज जो थे उनके बर्ताव जो थे वो ज्यादा अच्छे नहीं थे और इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि कई ऐसे वायसराय हुए जिन्होंने समय समय पर मुगल बादशाह को अपमानित करने का कार्य किया। इनमें पहला नाम आता है लॉर्ड एलनबरो का। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो जो थे, इसने सबसे पहले, अब तक ऐसे सिक्के चलते थे जिनके ऊपर बहादुर शाह सेकंड का नाम अंकित होता था, लेकिन एलनबरो जो था इसने वायसराय जो था इसने क्या किया, बहादुर शाह का नाम जो था वो सिक्कों पर से हटवा दिया और बहादुर शाह को पहले अंग्रेजों की तरफ से कुछ इनाम या उपहार या भेंट दी जाती थी, वो भेंट देना भी इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बाद दूसरा इसमें महत्वपूर्ण कार्य जो किया वो था लॉर्ड डलहौजी ने। अब तक क्या होता था, मुगल बादशाह जो भी बनता था उसका निवास स्थान लाल किला हुआ करता था दिल्ली का। तो लॉर्ड डलहौजी जो था इसने इससे इसका निवास स्थान खाली करवा लिया, लाल किला खाली करवा लिया और कुतुब मीनार जो महरौली जिसको पुराने टाइम बोलते थे वहां इसको रहने के लिए भेज देता है। तो एक तरीके से आवास या उसका घर जो था वो भी अंग्रेजों ने छीन लिया। और अंतिम कार्य जो है वो लॉर्ड कैनिंग जो 1857 की क्रांति के समय
भारत का एक तरीके से गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसने एक घोषणा की कि बहादुर शाह सेकंड जो है वो भारत का अंतिम मुगल बादशाह है। इसके बाद कोई भी अगला व्यक्ति जो है वो भारत का मुगल बादशाह नहीं बनाया जाएगा, इसका कोई भी उत्तराधिकारी मुगल बादशाह नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब मुस्लिमों के साथ भी इन तीनों ने मिलकर, कहने का मतलब थोड़े से पीरियड के अंदर 10-12 साल के पीरियड में 1848 की बात है एलनबरो वाली, और ये 1856 की बात है। तो इन 8-9 वर्षों के अंदर बहादुर शाह द्वितीय जो था उसके प्रति सम्मानजनक व्यवहार अंग्रेजों ने नहीं किया, तो इससे मुस्लिम भावनाएं जो थी वो भी आहत थी, और वो भी एक तरीके से 1857 की क्रांति का एक होने के पीछे एक बड़ा कारण है। चलिए तीसरे नंबर पर हम देख लेते हैं, उस समय जमींदार वर्ग जो था, जो राजा के अधीन कार्य करता था, उनकी जमीनें संभालता था, और उसी का एक रूप था सामंत। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी जो है इसने 1854 में इन जागीरों, जमींदारों के पास या जागीरदारों के पास जो जागीर होती थी उसकी जांच करवाने के लिए एक कमीशन नियुक्त कर दिया, इसने एक आयोग गठित कर दिया इसने, जिसका नाम था इनाम कमीशन के नाम से। कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये इनाम कमीशन किससे संबंधित था या किसने गठित किया था, तो आपको ध्यान रखना है इनाम कमीशन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1854 में गठित किया गया था, और इसका उद्देश्य था जमींदारों को या जागीरदारों को जो जागीर प्रदान की गई है उसकी जांच करना कि वो वास्तव में उसके अधिकार में आती है या नहीं आती है, और कितनी मात्रा में आती है। अगर अधिक मात्रा में आ रही है तो उसको जब्त करके और अंग्रेजी शासन व्यवस्था का हिस्सा बना लिया जाए। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया वो जमींदार या सामंतों के प्रति नीति अपनाकर किया। इसके बाद में देखिए आप, जो 1833 में कंपनी शासन के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया था शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, इस 1833 के एक्ट में एक बात कही गई थी कि रंग के आधार पर, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर सरकारी सेवाओं में व्यक्तियों को नियुक्त करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो सैनिक सेवा हो चाहे वो असैनिक सेवा हो, यानी कि सेना में भर्ती हो चाहे कोई सामान्य पदों पर भर्ती हो। इस एक्ट में यह कहा गया कि सैनिक या असैनिक किसी भी पद पर, चाहे यूरोपीय व्यक्ति की नियुक्ति की जाए चाहे भारतीय व्यक्ति की नियुक्ति की जाए, उसको रंग, जाति, भाषा, धर्म से नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि भारतीयों को भी उच्च पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये बात अंग्रेज करते हैं 1833 के अधिनियम में। लेकिन जब वास्तविकता में बात आई, व्यवहारिक तौर पर बात आई, तो इस घोषणा को लागू नहीं किया गया, यानी कि भारतीयों को सेना के अंदर तो बहुत छोटे छोटे पद दिए जाते थे, और सामान्य सिविल सेवा जो होती थी उसमें भी भारतीयों को क्लर्क से ऊपर का पद नहीं दिया जाता था। तो भारतीयों को अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, जो यूरोपियंस के बराबर ज्ञान रखते थे, उनको इस बात से असंतोष था कि उनकी योग्यता होते हुए भी अंग्रेज उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो ये मुख्य रूप से शिक्षित वर्ग जो था भारत का, उसको भी आहत करने वाला कदम था। तो देखिए अब आप, अगर हम ओवरऑल बात करें तो अंग्रेजों की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत देशी रियासतों के राजा प्रभावित हो रहे थे, उन्होंने विद्रोह की ठान ली थी। दूसरा, भारत के मुसलमान जो थे उनके मन में भी असंतोष पैदा हो चुका था। भारतीय जमींदार जो थे उनके मन में भी असंतोष की भावना इन्होंने पैदा कर दी थी। भारत का शिक्षित वर्ग जो था उसके अंदर भी क्या कर दी थी, इन्होंने असंतोष की भावना पैदा कर दी थी। यहां तक आते थे, देखिए भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है शासक से लेकर जनता तक पूरा का पूरा असंतोष से भर जाता है। किसकी वजह से? अंग्रेजों की राजनीतिक नीतियों की वजह से, अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों की वजह से। इसके बाद में अगर 5वें नंबर पर हम बात करें तो अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था जो हुआ करती थी वो भी ज्यादा कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, उसमें भी बहुत भेदभाव था। यूरोपियन जो थे उनके मुकदमे केवल यूरोपियन जज ही सुन सकता था। भारतीय जजों को यूरोपियों की सुनवाई सुनने का या उनका मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था में बहुत सारा भ्रष्टाचार भी व्याप्त था। पैसे देकर, सिफारिश देकर मुकदमों या केस के जो थे वो बदलवा दिए जाते थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना कि अंग्रेजों की भ्रष्ट और भेदभावपूर्ण जो न्यायिक व्यवस्था थी इसने भी भारतीयों के मन में क्या कर दिया, असंतोष पैदा कर दिया। तो आपसे छोटा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि 1857 की क्रांति के पीछे अंग्रेजों की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार उत्तरदायी थी। तो उसमें हम शॉर्ट में ये 5 मुख्य फैक्टर्स में बताएंगे कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां, जिसमें 2 महत्वपूर्ण नीतियां, सहायक संधि की नीति वेलेंसली की और डलहौजी की कौन सी नीति, राज्य व्याप्तिगत का सिद्धांत। ठीक,
दूसरी हमारे पास मुस्लिमों के प्रति अपमानजनक व्यवहार, उनका जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय के नाम से, उसके साथ 3 वायसराय जो थे इनकी नीतियां अच्छी नहीं रही, एलनबरो की, डलहौजी की और कैनिंग की। तो उसकी वजह से मुस्लिम समुदाय जो था भारत का वो भी एक तरीके से अंग्रेजों से असंतोषित था। इसके अलावा जमींदार और सामंत वर्ग जो बड़ी जमीनों के मालिक हुआ करते थे, जागीरदार हुआ करते थे, उनकी जागीर छीनने के लिए डलहौजी ने क्या नियुक्त कर दिया है, इनाम कमीशन नियुक्त कर दिया है और उनकी जागीरें जो है वो क्या कर ली जाती हैं, छीन ली जाती हैं। चौथा जो कारण बना, शिक्षित भारतीय वर्ग जो था उसमें भी असंतोष का पैदा होना, क्योंकि उनको 1833 एक्ट की घोषणा के अनुसार उच्च पद प्राप्त अभी भी नहीं थे। और इसके बाद में 5वें नंबर पर हम बात करें तो अंग्रेजों की न्यायिक व्यवस्था जो थी वो भ्रष्टाचार से भरी हुई थी और भेदभाव से पूर्ण थी। तो ये सारे कारण जो है वो किसमें बनेंगे, राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों में बनेंगे। चलिए अब हम दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं। वास्तविक कारणों में दूसरा जो कारण है वो हमें पढ़ना है आर्थिक कारण के रूप में, आर्थिक कारण के रूप में। चलिए बात करते हैं 1857 की क्रांति के पीछे महत्वपूर्ण आर्थिक कारण कौन कौन से थे। तो इसमें हम बात करें, देखिए आप उपनिवेशवाद शब्द जो है इसका पहला जो उद्देश्य है वो यही होता है कि अपने देश को किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाया जाए। यानी कि जो बड़ा राष्ट्र है या जो मजबूत राष्ट्र है वो क्या करता है, कमजोर राष्ट्र के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो शुरू में जब अधिकार स्थापित करता है तो उसका उद्देश्य एक ही होता है कि अधिक से अधिक उससे क्या प्राप्त किया जाए, लाभ प्राप्त किया जाए। तो अंग्रेजों ने जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सन 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में उन्होंने स्थापना की तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो आर्थिक कारण ही था। इसके बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने 200 वर्षों के अंदर भारत पर अपना आधिपत्य जमाया, तब उनको दूसरी जो व्यवस्थाएं थी जिनमें राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, इन सबको तो बाद में लेके आए हैं। पहले उसके पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, आर्थिक कारण था। अब भारत में आर्थिक कारणों में हम बात करें तो मुख्य रूप से अंग्रेजों ने 3-4 चीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हुआ करती थी कृषि, जो आज भी है। तो उस समय भी भारतीयों का महत्वपूर्ण आजीविका का साधन क्या था, कृषि था। कृषि में अंग्रेजों ने क्या क्या परिवर्तन किए हम देखते हैं। देखिए पहला तो अंग्रेजों ने कृषि भूमि के ऊपर से भू राजस्व को एकत्र करने की 3 अलग अलग विधियां इस्तेमाल में ली, 3 अलग अलग प्रणालियां थी, जिनमें पहली प्रणाली हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बोलते हैं उसको, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। दूसरी जो है महलवाड़ी प्रणाली है, ठीक है, और तीसरी जो प्रणाली है वो रैयतवाड़ी प्रणाली के नाम से जानी जाती है। ये 3 अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में ये भू राजस्व की 3 पद्धतियां प्रचलित थी। लेकिन इन तीनों का कॉमन निष्कर्ष देखें तो एक ही था कि भू राजस्व की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। अंग्रेजों की आय को अधिक से अधिक क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो अन्यायपूर्ण और दोषपूर्ण और शोषणकारी जो भू राजस्व नीतियां थी अंग्रेजों की तीनों, ये किसानों के मन में क्या पैदा कर रही थी, असंतोष पैदा कर रही थी। दूसरा जो परिवर्तन कृषि में इन्होंने महत्वपूर्ण किया वो था कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण, वाणिज्यीकरण से मतलब ये है कि कृषि में ऐसी ऐसी फसलों को उगाया जाए जो वाणिज्य या व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो अंग्रेजों ने इसके तहत भारत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई, चाय की फसल, नील की फसल, गन्ना की फसल, कपास की फसल, ये सारी फसलें जो है अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत में उगाना प्रारंभ कर दिया। तो जो किसान जो थे वो अपनी मर्जी से फसल पैदा नहीं कर सकते थे, उनके ऊपर थोपी गई फसलें हैं वो कौन सी थी, वाणिज्यिक या नकदी फसलें जो थी उनका इनके ऊपर आरोपण किया गया। तीसरा, उस समय देखो प्रकृति भी भारत के साथ नहीं थी और बार बार जो है अकाल की सामना जो है वो किसानों को करना पड़ रहा था। तो हम देखें तो 1770 से लेकर 1840 या 1837 के बीच तक बहुत सारे अकाल पड़े, यानी कि लगभग 1-2 वर्ष बीतते थे, उसके बाद फिर से अकाल पड़ते थे। तो ये जो भयंकर अकाल जो पड़ रहे थे, इन्होंने भी भारतीय कृषि व्यवस्था को एक तरीके से पूरी तरह क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे करके हम देखें तो भारतीय कृषि जो थी उसको अंग्रेजों के द्वारा एक तरीके से हाईजैक कर लिया गया था और वो कृषि जो पहले भारतीयों के लिए लाभदायक थी, अब धीरे धीरे करके भारतीयों के फायदे का सौदा नहीं लेती थी। तो कृषि व्यवस्था में बड़े परिवर्तन पैदा किए किसने, अंग्रेजों ने। इसके बाद हम बात करते हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या क्या महत्वपूर्ण चेंज अपनी नीतियों से की। तो उद्योगों में देखो भारत में उस समय कोई बड़े उद्योग विकसित नहीं थे,
ज्यादातर क्या था भारत में महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में कपड़ा उद्योग ही था, सूती वस्त्र उद्योग के रूप में, सूती वस्त्र उद्योग के रूप में भारत हम जानते हैं सूती वस्त्रों का उस समय सबसे बड़ा उत्पादक भी था, कपास की खेती खूब होती थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी व्यवस्था को समाप्त करने की नीति अपनाई और भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग जो था उसको धीरे धीरे करके उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। दूसरा, भारत की हस्तशिल्प उद्योग जो था उसको भी अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया। इसके अलावा छोटे बड़े जो घरों में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग चलते थे उनको भी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक तरीके से खत्म कर दिया। कैसे किया? औद्योगिक रूप से अंग्रेज ब्रिटेन जो है उस समय औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, औद्योगिक क्रांति के दौर से, और औद्योगिक क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा इतना अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा था कि उस उत्पादन की दो विशेषताएं थी। एक तो ये थी कि वो उत्पादन बहुत कम लागत पर हो जाता था, क्योंकि भारत में तो ज्यादातर हाथ या छोटे मशीनों से उत्पादन होता था और यहाँ उत्पादन की प्रक्रिया बड़े बड़े कारखानों और मशीनों में होना शुरू हो गई थी। तो कम लागत पर अधिक उत्पादन होने लग गया था और इस उत्पादन को खपाने के लिए या इस उत्पादन को बेचने के लिए अंग्रेजों को क्या चाहिए था, एक बड़ा बाजार चाहिए था। और बड़ा बाजार उस समय भारत से बड़ा अंग्रेजों के पास और कोई नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, भारतीय बाजार में से जो भी भारत में निर्मित वस्तुएं थी उन सबको बाहर निकालना शुरू कर दिया और अपनी वस्तुएं जो थी, अपना कपड़ा जो था, अपने अन्य प्रकार के जितने भी सामान थे वो सारे भारत के बाजार में लाने शुरू कर दिए मैंने। तो ये नीति कब बनी या ये नीति कैसे संभव हुई? तो ये संभव हुआ चुंगी कर और तर्क कर नीति की वजह से। चुंगी कर और तर्क कर नीति यानी कि भारत में जो भी सामान आता था बाहर से, यानी कि जो भी सामान आयात होता था उस आयात होने वाले पर बहुत कम टैक्स लगाया जाता था, बहुत थोड़ा टैक्स था। जबकि भारत से जो भी सामान निर्यात होता था उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता था। इसलिए जब टैक्स ज्यादा लग गया तो जब वो विदेशों में बिकने के लिए जाएगा तो ऑलरेडी महंगा है और उसी के मुकाबले अंग्रेजों का सामान सस्ता है, तो भारतीय सामान जो है वो धीरे धीरे करके उसकी विश्व में मांग जो है वो धीरे कम होने लगी और अंग्रेजी सामान जो था वो भारतीय बाजारों के अंदर इतना अधिक मात्रा में आ गया कि धीरे धीरे करके पूरे भारतीय बाजार जो था उस पर ब्रिटिश वस्तुओं का क्या हो गया, एक तरीके से कब्जा स्थापित हो गया। तो इन्होंने आत्मनिर्भर जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी, जो अभी तक इन चीजों के ऊपर चलती थी, उसको धीरे धीरे करके इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू की। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करें तो धन निष्कासन। धन निष्कासन, धन निष्कासन से हमारा मतलब क्या है कि भारत में भारतीयों का जो धन था वो धीरे धीरे करके विदेशों में यानी कि उन्होंने अपने देश में ले जाना शुरू कर दिया। इसके बहुत से साधन थे उनके पास, जैसे भारत में जितनी भी तनख्वाह दी जाती थी, जितने भी सेना के खर्चे होते थे, जितना भी अधिकारियों के खर्चे होते थे, उनके जितने वेतन पेंशन होती थी, वो सब भारतीय धन से ही भुगतान किया जाता था उसको। तो विदेशों में धीरे धीरे करके धन जो है, भारतीय धन जो है वो जाने लगा। इसके अलावा वही धन जो है वो भारत के वहां का जो पूंजीपति वर्ग है ब्रिटेन का, वो भारत में इन्वेस्ट करने लगा, निवेश करने लगा। भारत में उन्होंने अपने उद्योग स्थापित कर लिए, उन्हीं उद्योगों से इन्होंने उत्पादन किया और उत्पादन से क्या किया, इन्होंने कमाई की। तो एक तरीके से भारतीय धन जो है वो ब्रिटेन गया और ब्रिटेन से वही धन घूम करके वापस क्या आ गया, भारत में आ गया। तो एक तरीके से लाभ किसको हुआ, ब्रिटेन के पूंजीपतियों को हुआ। तो धन निष्कासन का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको भारत के एक महत्वपूर्ण नेता जो थे, दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने इसको दिया था। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो धन निष्कासन सिद्धांत तीसरा महत्वपूर्ण आर्थिक कारण बना। इसके अलावा उस समय बेरोजगारी, गरीबी, ये जो चीजें थी ये भी धीरे धीरे करके बहुत अधिक बढ़ गई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण क्या बने थे, आर्थिक कारण बने थे। तो आर्थिक कारणों के बाद में हम देखें अगर तो देखो भारत के किसान को इन्होंने रुष्ट कर दिया था, किसान में असंतोष बढ़ दिया था। भारत के जो उद्योगपति थे उनमें असंतोष बढ़ दिया था। भारत में जो मजदूर वर्ग था, कारखानों में कार्य करता था, उसमें भी क्या कर दिया, एक तरीके से असंतोष पैदा कर दिया। तो देखिए एक एक करके समाज के समस्त जितने भी वर्ग थे, वहां हमने देखा था 5-6 वर्ग थे, यहाँ 3 ऐसे वर्ग हैं जिनके मन में इसने क्या कर दिया, आर्थिक कारणों की वजह से आक्रोश या क्रोध उत्पन्न कर दिया था। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण था 1857 की क्रांति का, जिसको हम बोलते हैं क्या, आर्थिक कारण। और आर्थिक कारणों में 3-4 कारण हमें बताने हैं। कृषि क्षेत्र में जो जो परिवर्तन किए अंग्रेजों ने उसके बारे में, जिसमें भू राजस्व की नीतियां, दूसरा हमारे पास कृषि का वाणिज्यीकरण और तीसरा हमारे पास लगातार बढ़ते हुए अकाल। इसके बाद में उद्योगों में बात करें तो हम देखेंगे कि
आत्मनिर्भर उद्योग जो भारत के थे, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सब का अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, एक तरीके से पतन कर दिया था। फिर भारतीय धन जो था, उसी धन को कमाकर ये अपने देश ले जाते थे और वहां से उसी धन को विदेशी धन के रूप में भारत में क्या करते थे, निवेश करते थे। इससे धीरे धीरे करके भारतीय तो गरीब होते चले गए और अंग्रेजों का वर्ग जो था वो क्या बनता गया, पूंजीपति बनता गया। और इसके अलावा हम देख लेते हैं मजदूर वर्ग जो था उसके अंदर भी आक्रोश उत्पन्न हो गया था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में तो मांग बढ़ गई थी मजदूरों की, जबकि भारतीय उद्योग धीरे धीरे करके क्या हो गए थे, नष्ट हो गए। चलिए तीसरे नंबर पर अब हम आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक धार्मिक कारणों के बारे में। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं सामाजिक और धार्मिक कारण कौन कौन से रहे, इसके पीछे हम देख लेते हैं एक पॉइंट। सामाजिक कारणों में बात करें तो सबसे पहले देखिए आप, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। नस्लीय भेदभाव की नीति का मतलब गोरे और काले की नीति, ठीक है। भारतीय जो हिंदू थे उनको तो एक तरीके से अंग्रेज जो है वो क्या समझते थे, ये तो बर्बर लोग हैं, ये तो असभ्य लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है, सभ्यता के बारे में ये जानते नहीं है, कैसे सलीके होते हैं रहने के तरीके जो है वो भारतीयों को नहीं पता है, तो इनसे दूर रहो। मुसलमान जो थे उनको तो ये बहुत अधिक बेईमान, कट्टर, निर्दयी मानते थे अंग्रेज जो हैं। तो एक तरीके से भारतीय वर्ग जो दो महत्वपूर्ण वर्ग जो थे उस समय के, हिंदू और मुसलमान, उन दोनों के साथ अंग्रेजों ने नस्लीय भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसी नीति के अंतर्गत इन्होंने कभी रेलवे जो होती थी उसकी प्रथम श्रेणी में भारतीय यात्रा नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों के साथ वो किसी सामाजिक उत्सव में भाग नहीं ले सकते थे। इसी तरीके से हम देखें तो अंग्रेजों के जो होटल होते थे, क्लब्स होते थे, उनमें भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीजें जो थी ये दर्शाती है कि अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या उत्पन्न कर रखे थे, नस्लीय भेदभाव उत्पन्न कर रखे थे। तो इससे भारतीय जो वर्ग था या हिंदू और मुसलमान जो थे वो बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो अंग्रेजों ने भारतीय समाज में किया वो सामाजिक सुधार कानून लागू किए हुए। सामाजिक सुधार कानून, इनके आगे अगले चैप्टर में हम बात करेंगे। जैसे भारत में समाज में उस समय जितनी भी बुराइयां प्रचलित थी, सती प्रथा थी, नर बलि प्रथा थी, कन्यावध थी, है ना, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाया, कानून बनाए। तो ये कानून हालांकि भारतीयों के लिए अच्छे थे, लेकिन परंपरागत व्यवस्था को मानने वाले जो लोग थे, जो ये मानते थे कि पुरानी प्रथाएं और जो रीति रिवाज हैं वो अच्छे हैं, उन्होंने इसको अपने आत्मसम्मान पर क्या माना, हमला माना कि ये तो हमारे समाज को ही क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करके सामाजिक सुधार कानून जो थे इनका भी भारतीय समाज में क्या उत्पन्न हो गया था, विरोध उत्पन्न हो गया था। तीसरी बात अगर हम करें तो अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था जो थी, उस शिक्षा व्यवस्था में ईसाई मिशनरी जो थे, जो एक तरीके से पादरी के रूप में भारत आते थे ईसाई धर्म की शिक्षा देने के लिए, इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या भूमिका निभाई? एक तो इन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण की प्रक्रिया को अपनाना शुरू कर दिया। यानी कि अगर जो व्यक्ति हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित होता है तो उसको बहुत सारे प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी, उसको विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक लाभ मिलेंगे। तो ऐसा करके इन्होंने भारतीय जो हिंदू थे उनको जबरन क्या कर दिया, इन्होंने ईसाई बनाना शुरू कर दिया। तो इससे भी भारतीयों के मन में यह आशंका उत्पन्न होगी कि ये हमारे धर्म को क्या करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। तो इस ये हुआ। दूसरा क्या है, इन्होंने अपनी ईसाई शिक्षा देने के लिए अलग अलग प्रकार के स्कूल खोले, अलग अलग प्रकार के साहित्य और प्रिंटिंग प्रेसेस खोले, और यहाँ तक कि जो सैनिक थे उसमें जो अधिकारी हुआ करते थे और जो सैनिक हुआ करते थे उनको भी बाइबिल जो थी, इनकी जो पवित्र पुस्तक है ईसाई धर्म की, बाइबिल की शिक्षा देना इन्होंने क्या कर दिया, अनिवार्य बना दिया। तो एक तरीके से कहें तो ईसाई मिशनरी जो थे, इनकी वजह से जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो थी वो ज्यादा प्रभावी हो गई थी। किसकी तुलना में? भारतीय जो प्रचलित पहले से गुरुकुल पद्धति जो थी, संस्कृत की शिक्षा जो थी या हिंदी भाषा की जो शिक्षा थी, उसका स्थान धीरे धीरे करके अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने लेना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से भी भारतीय समाज में क्या हो गया, एक तरीके से आक्रोश उत्पन्न हुए। चलिए इसके बाद हम धार्मिक कारणों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो धार्मिक कारणों में एक कारण हमने ये देख लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाते थे ईसाई मिशनरी जो है। इसके अलावा एक कानून है जिसको हम बोलते हैं लैक्स लॉकी कानून के नाम से।
लैक्स लोकी कानून के नाम से। ठीक है, ये एक ऐसा कानून था जिसको अपने धार्मिक अयोग्यता अधिनियम भी बोल सकते हैं, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। अभी तक क्या होता था, अंग्रेजी शासन व्यवस्था से पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम चलता था या हिंदू उत्तराधिकार नियम चलते थे। तो उस नियम के अनुसार क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति मान लो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में अगर चला जाता था, अपना धर्म परिवर्तित कर लेता था, तो अपने जो पिता की संपत्ति जो होती थी उसका हकदार नहीं रह जाता था, पैतृक संपत्ति से वो क्या हो जाता था, वंचित हो जाता था। लेकिन लैक्स लोकी कानून आया या धार्मिक अयोग्यता कानून आया, उसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान या किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर ईसाई धर्म अपनाता है तो उसको पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, वो अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा रखेगा। तो एक तरीके से भारतीयों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने के रूप में इन्होंने धार्मिक कानून के रूप में लैक्स लोकी कानून को लागू किया। तो एक तरीके से ये अंग्रेजों का दोहरा चरित्र उत्पन्न करने वाला था, एक तरफ भारतीय धर्म को नष्ट करना और दूसरी तरफ ईसाई धर्म को क्या करना, ज्यादा प्रोत्साहन देना। तो ये महत्वपूर्ण कारक थे जिनको हम सामाजिक और धार्मिक कारण के रूप में जानते हैं, जिन्होंने भारतीय समाज के हर एक वर्ग और हर एक व्यक्ति को प्रभावित किया जिन्होंने। ठीक है, चलिए अंतिम कारण में हम अब चलते हैं, जिसका महत्वपूर्ण कारण हम देखेंगे सैनिक कारण। अंतिम चौथा कारण जो है वो मैं बात करता हूं सैनिक कारण। सैनिक कारण देखिए, सैनिक कारणों में नंबर 1 पर मैं बात करता हूं सैन्य भेदभाव की। पहले सैन्य भेदभाव की, दूसरे नंबर पर मैं बात करूंगा सैन्य अनुपात की, सैन्य अनुपात की। तीसरी मैं बात करूंगा अवध के विलय की। ये बस आप टॉपिक्स के नेम याद रखें, फिर आप विस्तार कर दोगे इन चीजों का, हर एक चीजों का। इसके बाद मैं बात करता हूं डाकघर अधिनियम की। इसके बाद मैं बात करूंगा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम की। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा आंग्ल अफगान युद्ध की। ठीक है, और फिर अंत में हम बात करेंगे तात्कालिक कारण की। ठीक, तो देखिए एक एक करके हम इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात मैं बता रहा हूं आपको सैन्य भेदभाव। देखो एक्चुअल में होता क्या था कि भारतीय जो थे सैनिक जो हुआ करते थे, अंग्रेजी सेना में जो शामिल होते थे, उनको न तो अंग्रेजी सेना के बराबर वेतन दिया जाता था, न उनको किसी प्रकार के उनके बराबर भत्ते दिए जाते थे, और न ही उनके बराबर उनको खाने की व्यवस्था, घटिया खाने की व्यवस्था उनके लिए अलग से हुआ करती थी। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से भारतीय सैनिक जो थे एक जगह अंग्रेज सैनिकों के साथ रहते हुए भी उनको ये लगता था कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो भारतीय सैनिक जो थे वो विशेष रूप से, जिसमें 2 सैनिक ज्यादा हुआ करते थे, और जैसा हम जानते हैं 1857 की क्रांति बंगाल से ही एक तरीके से शुरू हुई थी, बंगाल में ही सैनिक विद्रोह के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बंगाल के जो सैनिक हुआ करते थे उसमें ज्यादातर अवध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी उत्तर प्रदेश जो थे, उत्तर पश्चिम प्रांत जो था उसके ज्यादा सैनिक हुआ करते थे। तो ये दोनों जो थे ये समझते थे कि भारतीयों के साथ क्या किया जा रहा है, सेना के अंदर भेदभाव किया जाता है भारतीय सैनिकों के साथ। तो एक तरीके से सैनिक असंतोष की शुरुआत अंग्रेजों ने यहां से कर दी थी। इसके अलावा भारतीयों को कभी भी बड़ा पद नहीं दिया जाता था, कांस्टेबल से ज्यादा का पद भारतीयों के लिए सेना में नहीं हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सैन्य अनुपात की। जैसे तो देखो अंग्रेजी सेना 2 भागों में बंटी हुई हुआ करती थी। एक तो वो भाग था जिसमें अधिकारी और सैनिक दोनों अंग्रेज हुआ करते थे, अधिकारी भी अंग्रेजी हुआ करते थे और सैनिक भी क्या होते थे, यूरोपियन हुआ करते थे। और दूसरा जो भाग था उसमें क्या होता था, अधिकारी तो अंग्रेज हुआ करते थे लेकिन सैनिक जो थे वो कौन हुआ करते थे, भारतीय हुआ करते थे। अधिकारी अंग्रेज हुआ करते थे और सैनिक कौन थे, भारतीय थे। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों में अनुपात की दृष्टि से 5:1 का रेशो हुआ करता था, यानी कि 5 सैनिक भारतीय होंगे और उसके मुकाबले में 1 सैनिक कौन होगा, यूरोपियन होगा। तो 5:1 में अगर हम देखें तो भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी एक तरीके से यूरोपीय सैनिकों की तुलना में, लेकिन इनका महत्व जो था वो यूरोपियन सैनिकों के 1/5 के बराबर भी नहीं था। ठीक है, तो ये सैनिक अनुपात अधिक होते हुए भी भारतीय सैनिकों को महत्व न देना, उनके साथ उनको शंका की दृष्टि से देखना, ये भी एक तरीके से सैन्य विद्रोह का या सैनिक असंतोष का एक है कारण होता है। इसके बाद में अवध का विलय।
ठीक है, ये बड़ा कारण था। जैसा मैंने बताया, बंगाल की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक किसके हुआ करते थे? अवध के हुआ करते थे। और डलहौजी ने क्या किया? कुशासन का आरोप लगाकर अवध जो था उसको अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तो ये जो सैनिक थे ये समझते थे कि हम अपनी रियासत के एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के लिए सेवा कर रहे हैं। तो जब ये सेवा भाव ही नहीं रहा तो एक तरीके से सैनिकों में, अवध के सैनिकों में क्या उत्पन्न हो गया था? असंतोष उत्पन्न हो गया था। इसके बाद में एक डाकघर अधिनियम है, डलहौजी के द्वारा इसको लाया गया था। अब तक क्या होता था कि सैनिकों को, चाहे वो भारतीय हो चाहे यूरोपियन हो, उनको फ्री डाकघर या डाक सेवा दी जाती थी। लेकिन अब उस व्यवस्था को डलहौजी ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था डाकघर अधिनियम के द्वारा। तो ये व्यवस्था समाप्त होने से भी सैनिकों में असंतोष पैदा हुआ। इसके बाद था सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। ये 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया जाता है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भी। और इसमें ये कहा गया कि अब तक क्या होता था, बंगाल में जितने भी सैनिक हुआ करते थे उनके जब भर्ती होती थी तो उनकी एक शर्त ये होती थी कि हम समुद्र पार करके दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ठीक है, हमें भारत के अंदर हिस्से में ही हम सेवा करेंगे, ठीक है, या सैन्य सेवा देंगे। लेकिन अब कैनिंग ने इस अधिनियम के द्वारा ये कर दिया कि जितने भी बंगाल सेना में नए सैनिक भर्ती होंगे उनको जब भी अंग्रेज सरकार चाहेगी उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो समुद्र पार करना एक तरीके से भारतीयों के लिए धर्म भ्रष्ट करने वाली बात थी। वो अपने धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध इस बात को मानते थे। इसलिए सैनिक जो थे उन्होंने इस सेना भर्ती अधिनियम का विरोध किया एक तरीके से, और उनके अंदर क्या पैदा हुआ? असंतोष की भावना पैदा हुई। इसके बाद में एक युद्ध महत्वपूर्ण यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आंग्ल अफगान युद्ध। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र को लेकर लड़ा गया युद्ध था, अंग्रेजों ने लड़ा था इसको। 1839 से लेकर 1842 तक लगभग 3 वर्षों तक ये युद्ध चला था। और इस युद्ध में अंत में अंग्रेजों की हार हो जाती है। अंग्रेज जो है वो संघर्ष करते हैं, उनको भारी क्षति होती है, भारी नुकसान होता है और एक तरीके से इनकी हार हो जाती है। तो भारतीय सैनिकों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ। इनको ये लगा कि अंग्रेज जो है वो अंतिम विजेता नहीं है, अजय नहीं है, उनको भी क्या किया जा सकता है? हराया जा सकता है। तो भारतीय सैनिकों के मन में ये जो आंग्ल अफगान युद्ध के बाद जो विश्वास पैदा हुआ, तब इनको लगा कि हमें भी क्या करनी चाहिए? क्रांति करनी चाहिए। और ये जो अन्यायपूर्ण अंग्रेजी व्यवस्था है इसको हमें क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। तो ये तो महत्वपूर्ण कारण रहे सैन्य व्यवस्था में। अब इन सब कारणों को एक कारण ने तात्कालिक रूप से रोशनी या मैं कहूंगा अग्नि प्रदान कर दी, और वो तात्कालिक कारण था कि 1856 से पहले तक अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को, सैनिकों को लोहे की बंदूक दी जाती थी, ठीक है। अब उस लोहे की बंदूक की जगह एक नई बंदूक इस्तेमाल में आने शुरू की अंग्रेजों ने, रॉयल एनफील्ड के नाम से, एनफील्ड राइफल के नाम से। अब इस एनफील्ड राइफल का उपयोग जब किया जाता था तो हम सब जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि इसमें जो कारतूस डलते थे और जब इनको चलाया जाता था तो उससे पहले, कारतूस डालने से पहले उसको मुंह से काटा जाता था, मुंह से तोड़ा जाता था, उसके ऊपर की जो कैप होती थी उसको। तो अंग्रेजों के द्वारा जब इस नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ तब भारतीय सैनिकों के अंदर एक अलग प्रकार का मैसेज प्रसारित हुआ कि ये जो कारतूस हैं इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, ठीक है। इनको बनाने में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और जब ये अपने मुंह से तोड़ते हैं तो गाय जो है हम जानते हैं हिंदुओं का एक तरीके से पवित्र पशु है, और सुअर जो है वो एक तरीके से मुसलमानों का क्या है? पवित्र पशु है। तो दोनों ने ही एक तरीके से इसको अपना धर्म भ्रष्ट करने वाला समझा, और यहां तक नारा दिया सैनिकों ने कि अंग्रेज जो है वो क्या बन चुके हैं? औरंगजेब बन चुके हैं, ठीक है। जैसे औरंगजेब जो था उसने हिंदू धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया था, उसी तरीके से इन्होंने कहा कि अंग्रेज औरंगजेब की भूमिका में है और अब हमें शिवाजी बनना पड़ेगा, ठीक है, इस धर्म को बचाने के लिए। तो इसी असंतोष और इसी मुख्य कारण की वजह से बंगाल के अंदर इस क्रांति का एक तरीके से कहें तो पूर्व शुभारंभ हो चुका था। मंगल पांडे जो था, जिसने अवध सैनिक जो था, इसने बंगाल में इस क्रांति की एक तरीके से क्या कर दी थी? शुरुआत कर दी थी सैनिक विद्रोह के रूप में। तो ये तात्कालिक कारण बना कि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का रॉयल एनफील्ड जो एक नई प्रकार की राइफल थी उसका उपयोग अंग्रेजों ने शुरू किया था। तो उसके विरोध के रूप में ये सैनिक विद्रोह जो था वो तात्कालिक रूप से बंगाल की जो सेना थी उसके अंदर पैदा हुआ, ठीक। तो ये रहेंगे हमारे पास 1857 की क्रांति के मुख्य कारण। तो बड़ा क्वेश्चन आ सकता है आने को कि 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या क्या है।
बाकी इसमें से छोटे क्वेश्चन निकलने के चांसेस भी रहते हैं, जैसे 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण आर्थिक कारण कौन कौन से थे, किन कारणों की वजह से आप कह सकते हो कि सैनिक असंतोष ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया, ठीक है, किन कारणों से आप कह सकते हो कि अंग्रेजों ने भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था में जो परिवर्तन उत्पन्न किए उसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। तो बहुत सारे छोटे बड़े क्वेश्चन इसमें से निकल सकते हैं। महत्वपूर्ण कानून जो है उनके ऊपर क्वेश्चन निकल सकते हैं। लैक्स लॉ की कानून क्या है, डाकघर अधिनियम क्या है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है, क्वेश्चन छोटे बड़े इसमें से और निकल सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा आज का फर्स्ट वीडियो चैप्टर इतिहास विषय से संबंधित 1857 की क्रांति का परिचय और उसके महत्वपूर्ण कारण, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति का प्रसार किस प्रकार से हुआ भारत में, असफल क्यों हुई भारत में, ठीक है, इसका स्वरूप किस प्रकार का रहा भारत में, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।